नगर में अगर मैं आऊं ये कहने के लिए कि मुझे नौकरी चाहिए, तो आप कहोगे मिस्टर राजीव दीक्षित आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन कल को अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन के आ गया तो आप ही मेरे गले में मालाएं डालोगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, तब क्या कर लोगे आप? राज्यपाल बन के आ गया तब क्या कर लोगे? वाइस प्रेसिडेंट बन के आ गया तो क्या कर लोगे? मतलब बहुत साफ है, व्यवस्था ऐसी है कि अज्ञानी आदमी ज्ञानियों पर शासन करता है इस देश में। यही इस देश की सबसे बड़ी कमनसीबी है। हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम सिर्फ आर्थिक रूप से ही देश को समृद्धशाली नहीं देखना चाहते, इस देश की दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदलना चाहते हैं। एजुकेशन हम बदलना चाहते हैं, शिक्षा बदलना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा हमारे देश में आज ऐसी है जो पैसे पर बिकती है। पैसे हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ सपना देख सकते हैं। हमारा भारत दुनिया में अकेला एक ऐसा देश रहा है जहां शिक्षा को कभी पैसे से नहीं जोड़ा गया। शिक्षा हमेशा से इस देश में निशुल्क रही। अगर शिक्षा पैसे से जुड़ती तो सुदामा कभी श्री कृष्ण के साथ पढ़ नहीं सकते थे गुरुकुल में, क्योंकि सुदामा के पास तो कुछ नहीं था, श्री कृष्ण के पास तो सब कुछ था। श्री कृष्ण करोड़पति थे, सुदामा रोडपति थे, फिर भी दोनों एक ही क्लास में एक ही जगह बैठकर एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे, क्योंकि शिक्षा पैसे से बिकती नहीं थी। जिस देश में शिक्षा कभी बिकाऊ न रही हो, उस देश में आज शिक्षा पूरी तरह से व्यापार बन चुकी है। हमें ये बदलना है, ये ठीक नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति गरीबों के घर में भी पैदा हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अमीरों के ही घर में है, तो वो वंचित रह जाएं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। हिंदुस्तान में हर ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास पैसे नहीं, उसके भी बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का उतना ही अधिकार है जितना किसी करोड़पति के बच्चे को। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं इस देश में। आप बोलेंगे आएगी कहाँ से? बहुत आसान है, हिंदुस्तान के बजट को उल्टा कर दो, आ जाएगी। अभी जो नेताओं पे खर्चे हो रहे हैं ना, ये खर्चे नेताओं के घटा के शिक्षा पे करने लगो, व्यवस्था हो जाएगी। राष्ट्रपति का एक साल का खर्चा 27 करोड़ का है, एक दिन का 7.5 लाख रुपए का है। क्यों होना चाहिए इतना खर्चा राष्ट्रपति पे? प्रधानमंत्री का खर्चा एक साल का 25 करोड़ का है, उप प्रधानमंत्री का अगर पोस्ट हो जाए तो 22 करोड़ का है, सारे मंत्रियों का 850 करोड़ का है, मुख्यमंत्री और राज्यपालों का मिला दिया जाए तो 77,000 करोड़ का है, और सारे के सारे कर्मचारियों का और पब्लिक सेक्टर और सबका इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो 3.25 लाख करोड़ का है। ये खर्चा इतना क्यों होना चाहिए? जब आपके सबसे गरीब आदमी को एक दिन में 20 रुपए नहीं है खर्च करने को, और राष्ट्रपति पर एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च हो, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? क्राइम क्या होगा? क्यों होना चाहिए इतना खर्चा? जब इस देश का राष्ट्रपिता झोपड़ी में रह सकता है तो राष्ट्रपति क्यों नहीं रह सकता? इस देश के लोगों की उंगली पकड़कर आजादी दिलाने वाला महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी अगर झोपड़ी में रहकर आजादी दिला देता है, तो आजादी के बाद के नेता झोपड़ियों में क्यों नहीं रह सकते? क्यों इतना खर्चा होना चाहिए उनके ऊपर? और हमारा ये कहना है कि हमारे बच्चे अगर म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में पढ़ सकते हैं तो नेताओं के बच्चे क्यों नहीं पढ़ने चाहिए म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में? उनके बच्चे अमेरिका और यूरोप में क्यों जाने चाहिए? हमारा इलाज अगर सरकारी अस्पतालों में होता है तो मंत्रियों का इलाज क्यों नहीं होना चाहिए सरकारी अस्पतालों में? वो क्यों एम्स में भर्ती होते हैं? उनके कोई विशेष अधिकार हैं इसलिए ना? हम तो विशेष अधिकार खत्म करना चाहते हैं। आप दुनिया के तमाम देशों में जाओ, फ्रांस में जाओ, जर्मनी में जाओ, डेनमार्क में, स्वीडन में, कहीं भी चले जाओ, शाम को 5 बजे के बाद उस देश के राष्ट्रपति आपको सब्जी खरीदते हुए, अपना थैला लटकाते हुए दुकानों में दिखाई दे जाएंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। भारत में क्यों नहीं हो सकता? साधारण आदमी की तरह जिंदगी क्यों नहीं बिता सकते? उनको जेड सिक्योरिटी क्यों चाहिए?
वो कहते हैं जी इनको मरने का डर है। तो मरने का डर है तो राजनीति में क्यों आए, घर में बैठो। अगर इतना रिस्क नहीं ले सकते तो किसने कहा था पॉलिटिक्स में आने के लिए? घर बैठो ना, अपना धंधा करो, बिजनेस करो। हमारे यहां तो जिन लोगों को मरने का डर नहीं था वही लोग राजनीति में आए थे। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, जिनको मरने का ही डर नहीं था, जवान जिंदगी को दांव पे लगा देने का डर नहीं था, वही पॉलिटिक्स में आए थे। तो आजादी के बाद मरने का डर क्या है? सिक्योरिटी पर इतना खर्चा क्यों? और मेरा एक ही कहना है कि अगर इन नेताओं ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो इनको चिंता क्या मरने की, कोई मारेगा क्यों? और अगर इन्होंने बिगाड़ा ही बिगाड़ा है तो इनको क्यों नहीं मार देना चाहिए, क्यों जिंदा रखना? आप बताओ ना, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? भगवान आपकी रक्षा करेगा। और जो जिंदगी भर बिगाड़ा है तो आपको जिंदा क्यों रहने दिया जाए? क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए आपको इस व्यवस्था में? तो ये फालतू के खर्चे जो नेताओं पर हो रहे हैं, यही खर्चे को खत्म करके हम शिक्षा में खर्चा करने लगे तो हर गरीब आदमी का बच्चा बिना एक पैसा दिए पढ़ाई कर सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, मैनेजर, IAS, IPS बन सकता है। थोड़ा सा चेंज करना है सिस्टम। हमारा मानना है कि सारे सांसद, सारे विधायक वैसे ही साधारण तरीके से रहें जैसे इस देश का आम आदमी रहता है, क्योंकि वो उसके प्रतिनिधि हैं। वो करोड़पतियों के प्रतिनिधि नहीं है, वो आम आदमी के प्रतिनिधि है, गरीब आदमी के प्रतिनिधि। तो हम ये परिवर्तन चाहते हैं और हमारे ये सारे के सारे उद्देश्य एक ही बात को कहते हैं कि हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता में नहीं। सत्ता में कांग्रेस रहे या बीजेपी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं ये सिस्टम बदलना चाहिए, नया सिस्टम आना चाहिए। और वैसे भी ये सिस्टम जो चल रहा है ये कॉलोनियल है, अंग्रेजों का दिया हुआ है। आपको मालूम है हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था टीबी मैकॉले की बनाई हुई ड्राफ्टिंग पे चलती है। और टीबी मैकॉले ने 1840 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया। अब आज़ादी के इतने साल के बाद हम क्यों ढोएं उसको? ख़त्म करो उसको, नया ड्राफ्ट बनाओ, नया पाठ्यक्रम बनाओ, नया अभ्यासक्रम तैयार करो। हमारी जो कानून व्यवस्था है वो IPC, CRPC और CPC पे चलती है। ये तीनों अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए हैं, 1860 के। अब 1860 का IPC 2009 में क्यों चलेगा और क्यों चलना चाहिए? अंग्रेजों ने कभी इंडियन पुलिस एक्ट बनाया 1860 में, अब वो 2009 में क्यों चलना चाहिए? इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया 1860 में, अब वो क्यों चलना चाहिए 2009 में? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1890 में, अभी क्यों चलेगा वो? ये सब कानून तो अंग्रेजों ने भारत पर राज्य करने के लिए और भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए। ये सब कानून आज़ादी के बाद क्यों चलने चाहिए? ख़त्म हो जाने चाहिए। 1947 में इनको ख़त्म होना चाहिए था। नहीं हुए क्योंकि नहीं किए गए, क्योंकि इस देश में हुआ इतना ही कि गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। आज़ादी नहीं आई, स्वतंत्रता भी नहीं आई।